चैनल से जुड़े हुए सभी मित्रों और विद्यार्थियों का हार्दिक आभार। आज किसी निजी कारण से बोर्ड पर नहीं पढ़ा पाए, तो कॉपी से ही समझा देते हैं। कल हमने पढ़ी थी विभक्ति द्वितीया, और जो उसमें अवयव पद आ रहे थे उनको भी पढ़ा था। और आज आगे पढ़ रहे हैं हम तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति मुख्य जो नियम है और आप सीधे तरीके से याद कर सकते हो, हम उसी अनुसार पढ़ रहे हैं। देख ली। अब सबसे पहले आपको पता है कि इसमें दो चीज़ लिखी जाती है। एक तो लिखी जाती है विभक्ति और दूसरा लिखा जाता है कारण। विभक्ति कौन सी है? जो अंडरलाइन वाला शब्द आता है उसमें, और दूसरा जो चीज़ लिखी जाती है वो लिखी जाती है कारण। अब सबसे पहले जो अवयव पद आते हैं वो कौन से आते हैं उसी को हम नोट करते हैं। देखिए, इसमें कम ही आते हैं, द्वितीय में थोड़े ज़्यादा थे। इसमें देखो अवयव पद आते हैं, देखो सह, साकम, सार्धम और समम, और इन सभी का अर्थ साथ ही होता है। यानी ये सारे पर्यायवाची है, ठीक है ना। अब ये याद रखना है आपको, यदि किसी वाक्य में अंडरलाइन के बाद में सह, साकम, सार्धम या समम आया हुआ है, उसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया होती है। जैसे मैं उदाहरण लिख देता हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने लिख दिया, मान लो से मित्रे सह गच्छति, यहाँ अंडरलाइन आ गई। अब आपको पता है कि सह के योग में तृतीय विभक्ति है। मान लीजिए आपको ये जो इसकी पहचान है वो मैंने अभी बताई नहीं, आपको बताऊंगा। यदि याद नहीं है और मान लो ये कोई अवयव पद आ रहा है, तो आप उन अवयव पदों के सारे विभक्ति का पता भी लगा सकते हैं। देखिए, पहचान तो याद करनी है, उसमें कोई कसर नहीं रहनी। लेकिन फिर भी यदि ऐसी स्थिति आ जाती है और अवयव पद आ रहा है, और लगभग 99% शब्दों में जो वाक्य आएंगे उसमें अवयव पद ही आएगा ज़्यादातर, क्योंकि कारण में अवयव पद लिखा जाता है। तो आप अवयव पद के सारे विभक्ति को याद कर सकते हो। जैसे से आ गया, आपको याद है से के योग में कौन सी विभक्ति हो रही है? तृतीया हो रही है। तो आप यहाँ पर उत्तर लिख दोगे तृतीया विभक्ति, कॉमा करनी, उसके बाद लिखना है सह इन्वर्टेड कॉमा योगेन। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। और जो पहचान आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, पहचान आता है एन, अकारांत पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का एक वचन अया, इकारांत का ईना, उकारांत का ऊना, ठीक है। और एन का बहुवचन होता है, द्विवचन होता है अभ्याम, और बहुवचन होता है ए। इसका अया का बहुवचन होता है अभी, ईना का बहुवचन होता है इभी, ऊना का बहुवचन होता है उभी। यानी जो बहुवचन आ रहा है उन सभी में भी आ रहा है। एक अकारांत पुल्लिंग का जो बड़ा ए आ रहा है, फिर अकारांत स्त्रीलिंग का आता है अभी, और फिर ए भी आ रहा है, और फिर वो भी आ रहा है, ठीक है। तो वरना ये जो अवयव पद आ रहे इनके सारे कर सकते हो। इसके अलावा एक अवयव पद आता है अलम, जिसका अर्थ होता है मत। इस अलम के योग में भी तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर लिख दिया मैंने अलम विवादेन, इसमें दो ही शब्द है, एक अवयव पद है और एक संज्ञा शब्द है। तृतीय विभक्ति अलम के योग से, जैसे यहाँ मैंने लिख दिया अलम कलहैन, ये ऐसे, ठीक है। ये सरल है। और अभी दूसरा पॉइंट लेते हैं हम। दूसरा नियम यह है कि अंग विकार के योग से तृतीय विभक्ति होती है, ये याद रखना। अंग विकार, इसमें भी उदाहरण सीमित है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया से नेत्रेण काणे, ठीक है। तो नेत्रेण पर अंडरलाइन है। अब इसका उत्तर ऐसे आएगा, तृतीय विभक्ति वो तो लिखनी है, लेकिन जो कारण में आप लिखते हो उसमें ऐसे आएगा अंग विकार योगेन, ऐसे, ठीक है। उदाहरण और लिख दो, मान लो से पादेन खज, या चरणेन आ जाएगा, ठीक है, या लगुडे यानी लंगड़ा। जैसे और लिख दिया से द्विवचन मान लो आ गया, नेत्राभ्याम अंधे, यानी लंगड़ा, लूला, काना, अंधा, ऐसे आएगा बधिर। ये शब्द आएंगे, आप याद रखो। मैं और लिख दूं, देखो, है ना, काणे और अंधे, बधिरे
खलवाट या फिर लगुडे। ये इन सभी से उदाहरण मैं बोल दूँ आपको, देखो जैसे मान लो से नेत्रेण काणे, वे आंख से काणा है, या नेत्राभ्याम काणे, से पादेन खज या से चरणेन खज, और से शीर्षा कलवाट, शीर्ष गंजाए। ये ऐसे वाले उदाहरण आते हैं। ठीक है, अब आगे जो नियम है इसमें, इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। यदि मान लो कोई चिन्ह से प्रतीत होता है, चिन्ह मतलब आप उसको देखते हो, यदि कोई देखने से प्रतीत होता है, और इसमें क्रिया भी आती है प्रतीयते, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। यदि किसी वाक्य के अंत में मान लो प्रतीयते क्रिया है, तो उसमें तृतीय विभक्ति है। ठीक है, और जैसे मान लो यहाँ पर मैं उदाहरण लिख देता हूँ, से पुस्तकेन विद्यार्थी अस्ति, और लिख देते हैं जैसे मान लो से हलेन कर सके अस्ति। ठीक है, तो ये इतना सा ही मैटर है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो अवयव पद आ रहे उसमें से, साकम, सार्धम, समम ये आ रहे, और अलम आ रहा है। दूसरा नियम है अंग विकार के योग से, और तीसरा आ रहा है यदि कोई देखने से प्रतीत होता है। ये मैंने प्रतीत वाला वाक्य नहीं लिखता, मैं लिख देता हूँ। मान लो इससे जटा भी मुनि प्रतीयते, से हलेन कर सके प्रतीयते, ऐसे आ सकता है। ठीक है, से पुस्तकेन विद्यार्थी प्रतीयते, यानी कि मैंने ऐसे लिख दिया, प्रतीयते आएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो चौथा नियम है वो आ रहा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के योग से कौन सी विभक्ति हो रही है? तृतीया। और कर्मवाच्य आ रहा है जिसमें आत्मनेपदी क्रिया आएगी, ये आप विशेष ध्यान रख लो। यानी कि यदि किसी वाक्य में आत्मनेपदी क्रिया आती है, उसमें तृतीय विभक्ति है, और क्रिया के अंत में आएगा यते, येते और यंते। अभी मैं यहाँ पर वाक्य लिख दूँ, मान लो रामेण, अंडरलाइन आ गई, पाठे पठियते। अब इसमें विभक्ति तृतीया है, लेकिन इसमें अवयव पद नहीं है, तो कारण में धातु नहीं आएगी। इसके कारण में आएगा कर्मवाच्य योग्यन। क्या आएगा? कर्मवाच्य योग्यन। तो कर्मवाच्य योग्यन में यदि क्रिया के अंत में यते, येते, यंते आ रहा है, तो उसमें कौन सी विभक्ति आ रही है? तृतीया आ रही है। किसके योग से? कर्मवाच्य योग्यन। ठीक है, ये लिखना है। और अंत में सभी को जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। लगातार पढ़ते रहिए।